नहीं, ये रिपोर्ट सच नहीं हो सकती। नहीं, ये रिपोर्ट सच नहीं हो सकती। किस्मत मेरे साथ इतना घटिया मजाक नहीं कर सकती। सिया ने कांपते हाथों से एक बार फिर फोन की स्क्रीन पर रिपोर्ट खोलकर देखने की कोशिश की, मगर अब तक आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। कल सिया की शादी थी, पूरे घर को फूलों से सजाया गया था, मगर सिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी हो। सिया ने फोन को कसकर हाथ में जकड़ लिया और चीख मारकर रो पड़ी। क्यों माता रानी, किस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा दी आपने? सिया बड़बड़ाए जा रही थी। मुझे चेकअप करवाना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों उस डॉक्टर की बातों में आ गई? सिया उस दिन को कोस रही थी जब वो बढ़ते क्रैम्प की वजह से डॉक्टर से मिलने गई थी और डॉक्टर ने उसे कुछ और चेकअप करवाने के लिए कह दिया था। अब रिपोर्ट्स सिया के हाथों में थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सिया कभी मां नहीं बन सकती। सिया ने कुछ सोचकर डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही डॉक्टर ने फ़ोन उठाया, सिया जल्दी जल्दी बोली, डॉक्टर ये रिपोर्ट्स मैंने आपको मेल की है। डॉक्टर बीच में बोल पड़ी, सिया मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी, आई एम रियली सॉरी बट प्लीज़ डोंट लूज़ होप। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं आपको। तभी किसी के आने की आहट उसे सुनाई दी। सिया ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोल दिया। राजस्थान के एक छोटे से शहर पुष्कर में रहने वाली सिया को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ठीक शादी से एक दिन पहले उसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जो उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख देगी। सिया की उम्र सिर्फ 26 की थी। उसका पुष्कर में कठपुतलियों का सबसे बड़ा स्टोर था। सिया को अपनी कठपुतलियों के मिनिएचर ड्रेसेस डिज़ाइन करने और उन्हें सिलने में बहुत इंटरेस्ट था। जितनी खूबसूरत और अनोखी उसकी डिज़ाइंस की हुई कठपुतलियाँ होती थी, ठीक वैसी ही अनोखी खूबसूरती की मालकिन थी सिया। लंबे काले बाल और चेहरे का गोरा रंग। सिया इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर दीवाना हो जाए। और कल उसकी शादी होने वाली थी, पर अपने हाथों में रखे हॉस्पिटल के रिपोर्ट को देखते हुए सिया बस एक ही बात सोच रही थी कि क्या उसे अभिमन्यु से सब कह देना चाहिए? क्या उसे बता देना चाहिए कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसे एक ऐसी मेडिकल परेशानी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी माँ आंधी की तरह अंदर आते हुए बोली, तू यहाँ खड़ी है? मेहंदी वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। सिया इससे पहले कुछ भी कह पाती, उसकी माँ उसे खींचते हुए अंदर लेकर चली आई। सिया के हाथों में मेहंदी लगना शुरू हो गई थी, पर उसका ध्यान बार बार उसके फ़ोन पर जा रहा था। मेहंदी वाली ने सिया की तरफ देखकर कहा, कहाँ ध्यान है जीजी? लगता है जीजू से बात करने की जल्दी है। एक काम करो, आप बात कर लो पहले। सिया मुस्कुराई और उसने तुरंत मेहंदी वाली के हाथ से फ़ोन लिया और सीधा अभिमन्यु को कॉल कर दिया। इस बार अभिमन्यु ने तुरंत फ़ोन उठाया और फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा, क्या बात है? लगता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है। 12 बार कॉल कर चुकी हो तुम मुझे। तुम्हें पता है ना, शादी से पहले हम मिल नहीं सकते। सिया अभिमन्यु की बात सुनकर जैसे भूल ही गई थी कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। उसने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, कल तक इंतजार नहीं कर सकती अभिमन्यु। अगर आज नहीं कहा तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। अभिमन्यु ने फ़ोन की दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ना सिया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कल हमारी शादी हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। सिया मुस्कुराई। अभिमन्यु की बातों में ऐसा जादू था जिसने उसके अंदर एक उम्मीद भर दी थी। उसे लगा जैसे शायद अभिमन्यु उसकी बात समझ पाएगा। सिया ने कहा, अभिमन्यु बस मेरी बात सुनो, कुछ मत कहो। मैं आज डॉक्टर से मिली थी। और इससे पहले सिया कुछ भी कह पाती, पीछे से किसी ने सिया का फ़ोन छीन लिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, उसकी माँ थी। सिया की माँ ने गुस्से में कहा, कल शादी हो रही है ना तेरी, फिर ऐसी कौन सी बात आ गई जो कल तक का इंतजार नहीं कर सकती? सिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे फ़ोन दो। सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी माँ ने फ़ोन अपने पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है तुझे? इतनी उतावली क्यों हो रही है तू अभिमन्यु से बात करने के लिए? मुझे बता। सिया अब हार मान चुकी थी। उसे किसी भी तरह से अपनी माँ को ये बात बतानी ही होगी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सीधा उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में जाने के बाद जैसे ही सिया ने अपनी माँ को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, उसकी माँ सर पकड़कर बैठ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, हाय दैया, ये क्या हो गया? ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। सिया की माँ के शब्द उसके मन को छलनी कर रहे थे, पर उसने कहा, मुझे यही बात अभिमन्यु को बतानी थी माँ। सिया की माँ ने तुरंत उससे कहा, तू पगला गई है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अगर अभिमन्यु को ये सब पता चल गया तो वो
वो ये शादी क्यों करेगा? सिया ने जवाब देते हुए कहा, माँ अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करता है। पर सिया की माँ ने उसकी एक ना सुनी और कहा, देख सिया, ये प्यार व्यार ना शादी नहीं चलाता, और अगर तूने उसे ये बात शादी से पहले बता दी तो अभिमन्यु क्या, कोई भी शादी नहीं करेगा तुझसे। सिया अपनी माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उसका फोन एक बार फिर बज उठा। ये कॉल अभिमन्यु का था। सिया ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। सिया ने अपना फोन अपने हाथ में लिया और तब तक कॉल कट गया और सिया उठकर अपने कमरे से चली गई। इस बात से अनजान कि ठीक उसके और उसके माँ के कमरे से जाने के बाद किसी ने उस कमरे में कदम रखा था और उसकी फाइल को अपने हाथ में उठाया। कौन था ये इंसान जिसने सिया की रिपोर्ट्स को उठाया था? क्या मकसद था उस इंसान का सिया की जिंदगी से? सिया ने अपना मुंह बंद रखा। माँ ने जो भी कहा था वो बात सिया के कानों में गूंजती रही। रात भर न सिया को नींद आई और ना ये समझ आया कि अगर अभिमन्यु को उसके इस सच के बारे में पता चला तो क्या होगा। अगले दिन सिया दुल्हन बनी। लाल जोड़े में तैयार सिया को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे बेटा तुझे। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर अभिमन्यु को बता देना, देखना सब ठीक हो जाएगा। सिया को अपनी माँ की बात भी झूठा दिलासा लग रही थी। अब बस एक ही उम्मीद थी कि किसी भी तरह बस अभिमन्यु अपने प्यार के आगे सिया की इस कमी को माफ कर दे। चलो चलो, बारात आ गई। सिया के दोस्त उसे बुलाने अंदर आए। सिया ने अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा लिया था। अपने सामने आती बारात को देखकर सिया सब कुछ भूल गई। उसे बस दिखाई दे रहा था तो सिर्फ अभिमन्यु, अपनी शेरवानी में घोड़ी पर सवार अभिमन्यु, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने सिया को दूर से देखा। सिया खुद को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और तभी उसका फ़ोन बजा। ये टेक्स्ट अभिमन्यु का था। मैंने कहा था ना, आज की रात में तुम्हारा हो जाऊंगा और तुम मेरी, मिसेस अभिमन्यु सिंह। सिया मुस्कुराई, लेकिन साथ साथ एक मैसेज ने भी सिया का ध्यान खींचा। ये मैसेज एक अननोन नंबर से आ रहा था, जिसे पढ़कर सिया हैरान रह गई। अपने होने वाले पति से इतना बड़ा राज छुपाओगी सिया? लेकिन कब तक? सिया के होश ही उड़ गए। कौन था वो जो सिया के इस राज को जानता था? सिया के हाथों से उसकी माँ ने उसका फ़ोन छीना और कहा, इस फ़ोन को तो किसी दिन सच में आग लगा दूंगी मैं। चल, अब शादी होने वाली है तेरी। सिया ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, पर उसने ये तय कर लिया था कि आज रात वो अभिमन्यु को सब बता देगी। शादी शुरू हुई और दूल्हा बना अभिमन्यु बस खुशी से सिया को देख रहा था, लेकिन रह रहकर सिया को ऐसा लग रहा था मानो वो अभिमन्यु को धोखा दे रही है। फेरों का वक्त हो गया है। पंडित जी के कहने पर अभिमन्यु खड़ा हुआ, पर सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभिमन्यु रुको, मुझे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, बस सिया, अब फेरे पूरे हो जाने दो, मैं अब और दूर नहीं रह सकता। सिया की माँ सिया के पास आई और बोली, सिया। अपनी माँ के लहजे से सिया उनका इशारा समझ चुकी थी। उन्होंने सिया और अभिमन्यु का गठबंधन किया और ना चाहते हुए भी सिया उस रिश्ते में जुड़ गई जिसकी नींव उसके लिए एक झूठ थी। शादी होने के बाद जहाँ सिया की माँ के लिए एक चिंता खत्म हो गई थी, वहीं सिया की मुश्किलें बस अब शुरू हुई थी। सुहागरात की रात होटल रूम को अभिमन्यु ने महल की तरह सजाया था। चारों तरफ सेंटेड कैंडल्स, डिम लाइट, वाइन की बोतल और वहीं रखा था सिया के लिए एक नाइट गाउन। सिया, जो कि अभिमन्यु से पहले कमरे में पहुंच चुकी थी, उसने बेड पर रखे नाइट गाउन को देखा और फिर उसके साथ रखे हुए नोट को देखा। हैंडराइटिंग देखकर सिया समझ गई थी कि ये अभिमन्यु का तोहफा था, वो तोहफा जो उसने शादी की पहली रात में उसे दिया था। सिया ने भी अभिमन्यु के दिए हुए लाल रंग के गाउन को पहना और फैसला किया, मैं अभिमन्यु को धोखा नहीं दे सकती, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। शादी की थकान सिया के सर चढ़ने लगी। नर्म बिस्तर ने उसे तुरंत ही नींद की आगोश में ले लिया। तभी दरवाजे पर एक धीमी मगर असरदार दस्तक हुई। सिया नींद में ही पलटी, मगर कमरे में फैली डिम लाइट और आंखों में जमी नींद की वजह से वो साफ नहीं देख पाई। बिना सोचे समझे वो नशीली आवाज में बड़बड़ाने लगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं। उसकी आवाज हवा में ही अटक गई जब अचानक किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने धीरे से सिया के कानों के पास फुसफुसाया, कुछ मत कहो, इस वक्त मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम। उसके शब्दों ने जैसे पूरे बदन में करंट सा दौड़ा दिया। अभिमन्यु ने उसे अपने और करीब खींचा, इतने पास कि अब सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। उसने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। सिया की उंगलियां खुद ब खुद अभिमन्यु की पीठ पर सरकने लगी। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो चली थी। कमरे की हवा भी अब भारी हो चुकी थी। पर्दे थरथरा रहे थे। सिया ने खुद को उसकी बाहों में खो दिया।
पूरी तरह से, बिना किसी हिचक के। उस रात कोई फासला नहीं बचा था, ना जिस्म का ना रूह का। वो एक दूसरे में समा गए थे, बेकाबू, बेसब्र, मगर बेहद हौले और सलीके से। सिया को लगा जैसे उसकी हर अधूरी चाहत पूरी हो गई। उसकी धड़कनों ने अब अभिमन्यु के नाम की लय पकड़ ली थी। वो रात उनकी थी, सिर्फ उनकी। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी ने अंधेरे की चादर हटाई, सिया की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। आंखें खोलते ही सिया अभिमन्यु को ढूंढ रही थी, पर बिस्तर पर वो अकेली थी। सिया ने हैरानी से देखते हुए अभिमन्यु का नाम पुकारा, अभिमन्यु, अभिमन्यु। पर कमरे में वो पूरी तरह से अकेली थी। डेस्क पर बस एक लेटर था। लेटर को देखकर सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही लेटर खोला, सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था उस लेटर में? कहाँ था अभिमन्यु? क्या मोड़ लेगी सिया की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक झटके में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कल ही उसकी शादी हुई थी और आज उसका पहला प्यार अभिमन्यु उससे बहुत दूर जा चुका था। सिया ने अपने सामने जब रखे खत को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसमें साफ साफ लिखा था कि तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता सिया। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे बस धोखा दिया है। मुझसे इतनी बड़ी बात आखिर क्यों छुपाई? मुझे एक झूठे मक्कार इंसान के साथ नहीं रहना है, इसीलिए मैं इस शादी को मानने से इनकार करता हूं। तुम वो सिया नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, तुम कोई और हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। सिया को यकीन नहीं हुआ कि अभिमन्यु उसे छोड़कर जा सकता है। सिया को अच्छे से याद था कि जब वो कमरे में आई थी तब ये लेटर उसने बेड साइड टेबल पर देखा था। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर कल रात इस कमरे में मेरे साथ अभिमन्यु नहीं था तो कौन था? मैंने किसी और के साथ अपनी सुहागरात बिताई है। बाहर अचानक से तेज बारिश होने लगी। सिया को लगा जैसे बाहर होने वाली बरसात उसके अंदर उठे तूफान की तरह है, उसकी जिंदगी के इस तूफान की तरह जिसने एक दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। सिया ने अपनी आंखों से बह रहे आंसू पोंछे और अभिमन्यु को कॉल किया। एक बार, दो बार, न जाने कितनी बार सिया ने अभिमन्यु को कॉल किया होगा, पर अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सिया भी रुकने वाली नहीं थी। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार अभिमन्यु ने फोन उठाया और फोन उठाते ही अभिमन्यु सिया पर बरस पड़ा। क्या है सिया, तुम्हें समझ नहीं आता कि जब इंसान फोन नहीं उठाता तो उसका मतलब क्या होता है? स्टॉप कॉलिंग मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिया ने रोते हुए अभिमन्यु को समझाने की कोशिश की। देखो अभिमन्यु, मेरी बात समझो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। अभिमन्यु ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे धोखा दिया। सिया टूटने लगी थी। उसने अभिमन्यु से कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अभिमन्यु, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। पर अभिमन्यु ने सिया को बीच में ही टूटते हुए कहा, पर क्या? सिया ने जवाब दिया, मुझे भी कल ही पता चला। इस बात ने अभिमन्यु का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने कहा, और ये बात तुम्हें शादी के बाद याद आई? हाँ? सिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो। सिया अपने और अभिमन्यु के रिश्ते को बचाने के लिए अब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। उसने कहा, अभिमन्यु प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो। अभिमन्यु के गुस्से की जैसे कोई सीमा नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, सिया, बस बहुत हुआ, मैं इस शादी को नहीं मानता। अगर मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिलते तो मुझे कभी ये सच्चाई का पता ही नहीं चलता। अब दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। फोन की लाइन कट चुकी थी और उसके साथ साथ सिया के अरमान भी टूट चुके थे। बाहर तेज बिजली कड़की और उसके साथ साथ सिया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। सिया के दिमाग में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब वो अपने घर वालों को और इस दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी, क्या जवाब देगी जब उसकी माँ उससे पूछेगी कि वो क्यों अपने मायके वापस आ गई, जहाँ सिया की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लेकिन सिया के घर में सब बहुत खुश थे। सिया को विदा करने के बाद उसकी रिश्तेदारों की विदा करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक दूर की ननद बोली, आपने तो एक तरह से ठीक ही किया भाभी, पहले छोटी बेटी का रिश्ता मिल गया तो उसकी कर दी, जिम्मेदारी से फुर्सत हो गई, अब बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए। सिया की माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आजकल के बच्चों को तो आप जानती ही हैं, हमारी पसंद कहाँ पसंद आती है। जैसे सिया ने अपने लिए लड़का देखा, अपनी भी देख लेगी, आप चाय पीजिए ना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब सिया की माँ ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। सिया आंखों में आंसू लिए अपने सामान के साथ वापस दरवाजे पर खड़ी थी। सिया की माँ का दिमाग चकरा गया।
वो भागकर सिया के पास पहुंची और बिल्कुल धीरे से पूछा, सिया तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सिया ने किसी तरह खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहा, माँ अभिमन्यु को सब पता चल चुका है। सिया की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सिया को अपने कमरे में जाने के लिए कहा और मेहमानों से बोली, अभिमन्यु को कुछ काम आ गया, देखिए आजकल के बच्चे काम ही नहीं छूटता इनसे। सिया की माँ के चेहरे की झूठी हंसी देखकर सब समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सब वहां से तो चले गए, पर सबके जाने के बाद सिया की माँ हॉल में बैठे बैठे अपना सर पकड़ चुकी थी। अब क्या करूं, अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? इस लड़की ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी देर में सिया की बहन अवनी भी वहां पर आ गई। लिविंग रूम में माँ को परेशान देखकर उसने कहा, माँ क्या हुआ, तुम ये सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? कमरे से बाहर आती हुई सिया को देखकर अवनी हैरान हो गई। वो सिया के पास गई और बोली, सिया ये सब क्या है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, ये क्या बताएगी, अभिमन्यु इसे छोड़ चुका है, हम कहीं के नहीं रहे अवनी। कल शादी में इतना खर्चा हुआ, वो कैसे भरूंगी ये सोचा भी नहीं था कि अब ये। सिया ने अपनी माँ से कहा, अब मैं क्या करूं माँ, आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अभिमन्यु को कुछ ना बताऊं, लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया। सच्चाई पता चलने के बाद आखिर वो मेरे साथ क्यों ही रहेगा? सिया की माँ ताना मारते हुए बोली, क्यों, तूने ही कहा था ना बहुत प्यार करता है तुझसे, अब प्यार भी खत्म हो गया? अवनी ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, ओह माँ, एक तो ये इतनी परेशान है, ऊपर से आप क्यों आप इसे परेशान कर रही हैं? सिया की माँ रोते हुए बोली, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के इसकी शादी की और इसने। सिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी क्या गलती है माँ? अवनी ने दोनों को शांत करते हुए कहा, माँ आप चुप हो जाइए। और सिया ये सब क्या चल रहा है, तू सच में बांझ है? बांझ लफ्ज सुनकर सिया पर जैसे बिजली सी टूट पड़ी और वो भी रोने लगी। अवनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, अभिमन्यु से हम बात करेंगे, ऐसे कैसे वो तुझे एक छोटी सी चीज के लिए छोड़ सकता है? तू फिक्र मत कर, वो बस गुस्सा है तुझसे, लेकिन देखना वो वापस तेरे पास जरूर आएगा। अवनी की बातें सुनकर सिया की जान में जान आई। उसे लगा जैसे आखिरकार कोई है जो उसे समझता है। लेकिन आज तूफान सिर्फ सिया की जिंदगी में नहीं आया था, एक और शख्स था जिसकी शांत रफ्तार में चल रही जिंदगी में अचानक उथल पुथल मच गई थी। पुष्कर के ही दूसरे कोने में एक ग्लास कैबिन में बैठा श्लोक आंखें बंद किए चेयर पर सर टिकाए उस रात के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका फोन बज उठा। ये फोन उसके दोस्त अनुराग का था। श्लोक ने फोन उठाते ही बेचैनी भरी आवाज में पूछा, हेलो अनुराग, कुछ पता चला तुझे? 28 साल का नौजवान श्लोक मेहता कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि फैशन इंडस्ट्री की पहचान था। जितनी अच्छी उसकी डिजाइन्स थी, उससे कई ज्यादा अच्छा खुद श्लोक दिखता था। गोरा रंग, भूरी आंखें, गालों में हल्के डिंपल्स और सलीके से किए हुए बाल, जो आज इस बात को साफ साफ दिखाते थे कि 6 फीट का श्लोक किसी मॉडल से कम नहीं था। पर श्लोक की जिंदगी एक रात में ऐसी उलझ गई थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। फोन की दूसरी तरफ से अनुराग हिचकिचाते हुए बोला, यार श्लोक, होटल वालों से मेरी बात हुई, पर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में कुछ एरर आ गई थी, जिस वजह से दोनों को सेम कमरा असाइन हो गया। श्लोक ने गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है उनसे? देख अनुराग, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो जाए, किसी की भी गलती, किसी भी हालत में मुझे उस लड़की से मिलना है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अनुराग ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, श्लोक, ये ना ही आसान है और ना ही हमारे लिए सही है, हमारी रेपुटेशन की बात है। श्लोक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस लड़की का पता लगाना है। श्लोक की बेसब्री को देखकर अनुराग ने पूछा, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? इतनी कई लड़कियां तेरी जिंदगी में पहले ही आकर जा चुकी है, उस लड़की में इतना क्या खास है श्लोक? श्लोक ने कॉल काटा, अपनी आंखें बंद की। कैबिन में एक अजीब सन्नाटा था, पर आंखें बंद करते ही श्लोक के सामने जैसे पिछली रात की तस्वीरें घूम रही थी। तभी उसने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला जो पिछली रात उसकी वॉच में उलझ कर रह गया था। उस ब्रेसलेट में 2 मोती इन्फिनिटी साइन से जुड़े हुए थे। श्लोक ने ब्रेसलेट पर उंगलियां फेरते हुए बोला, तुम शायद कोई अप्सरा हो जो एक रात के लिए मेरी जिंदगी में आई और वापस उड़ गई। लेकिन जैसे इन्फिनिटी साइन के दोनों छोर अलग नहीं होते, तुम भी मुझ तक वापस जरूर आओगी। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और फिर वो अपने ख्यालों में खो गया। उस अनजान लड़की की पीठ पर श्लोक की उंगलियां सिहर रही थी, जैसे हर लम्हा उसे सहेज लेना चाहता हो। उसने उसके बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में चूर श्लोक सिर्फ उसकी नजदीकी में खुद को खोता जा रहा था। उसका खुद पे कोई काबू नहीं था।
श्लोक एक झटके से जैसे उन यादों से बाहर आया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उस अनजान लड़की ने श्लोक के दिलो दिमाग पर जैसे काबू कर लिया था। बड़बड़ाता हुआ श्लोक खुद के इन ख्यालों में लड़ता बड़बड़ाता हुआ श्लोक खुद के इन ख्यालों से लड़ता हुआ बोला, कौन हो तुम? दुल्हन के जोड़े में थी तुम। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसकी होने वाली थी तुम? और तुम्हारा वो प्यार किसके लिए था? एक पल का सन्नाटा, फिर उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। लेकिन तुम्हारे एहसास ने मुझे पिघला दिया, वरना आज तक कोई भी लड़की मेरे इतने करीब नहीं आई। पता नहीं तुम्हारा सिंदूर किसके नाम का था, लेकिन तुम तो मेरी हो चुकी हो। यहीं पुष्कर में सिया के घर में सिया और बाकी सब परेशान बैठे थे कि तभी सिया के घर में एक दस्तक हुई। बैल के बजने से सिया के अंदर एक उम्मीद जागी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभिमन्यु, तुम? अभिमन्यु ठीक सिया की आंखों के सामने खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि सिया के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मुझे अवनी ने बुलाया है, इसीलिए आया था। अवनी, जो कि थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी, उसने कहा, देखो अभिमन्यु, मैं जानती हूँ मेरी बहन ने जो किया गलत किया, पर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तुम दोनों ऐसे झगड़ो मत। अभिमन्यु ने कहा, अवनी, ये कोई झगड़ा नहीं है, सिया ने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। यहीं खड़ी सिया की माँ ने कहा, बेटा देखो, पति पत्नी में तो ये सब होता रहता है। अभिमन्यु ने सिया की माँ को रोकते हुए कहा, नहीं आंटी, आज मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, आपकी भी नहीं। सिया ने जो भी किया वो तो आप पहले से जानती थी ना, फिर भी आपने ये सब होने दिया। और सिया तुम, मैं यहाँ तुमसे बस एक चीज़ कहने आया हूँ, मुझे कॉल्स करना, परेशान करना बंद करो। सिया ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने हाथ झटकते हुए कहा, नहीं सिया, अब नहीं, बहुत हो गया। मेरे प्यार का मुझे तुमने ये सिला दिया, झूठ, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। सिया ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, आखिर मेरी गलती क्या है अभिमन्यु? मैंने जो भी किया बस इसीलिए था कि हम साथ रह सके। अभिमन्यु ने सिया की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाती सिया, कभी नहीं। क्यों छुपाया मुझसे सिया? कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, कि तुम एक बांझ हो। अभिमन्यु और सिया की इस लड़ाई में क्या जीत उनके प्यार की होगी? क्या श्लोक जान पाएगा कि कौन थी वो लड़की? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अभिमन्यु ने गुस्से में जो भी कहा था वो किसी तीर की तरह चुभा था। बांझ, ये शब्द सिया के कानों में गूंज रहे थे। सिया ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और कहा, अभिमन्यु, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर मेरी बात सुनो। हमारी शादी के ठीक एक दिन पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अभिमन्यु ने खुद को किसी तरह काबू किया और सिया की बहन अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अवनी, अपनी बहन को मुझसे दूर रहने के लिए कहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने भी सिया से प्यार किया था। सिया हैरान रह गई। उसने अभिमन्यु के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या मतलब है इन सब का? तुम्हारा प्यार? क्या यही था तुम्हारा प्यार? तुमने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं खत्म कर सकती। तो आज क्या हुआ अभिमन्यु? आज तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर बैठे? बस इसलिए क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती? सिया की मां ने अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा देख, तू और सिया इतने सालों के साथ है। बेटा देख, तू और सिया इतने सालों से साथ में है। तुम दोनों के रिश्ते ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं जानती हूँ सिया में कमी है, पर क्या ये कमी तुम दोनों के प्यार से ज्यादा बड़ी है? अभिमन्यु ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, आंटी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरी भी माँ है, परिवार है, जिनके मेरे लिए कुछ अरमान है, और सिया की वजह से मैं अपने परिवार वालों को चोट नहीं पहुंचा सकता। सिया प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, हमारा रिश्ता और हमारा साथ यहीं खत्म होता है। अभिमन्यु इस बार 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, वो वहां से सीधा चला गया और इस बार सिया ने भी उसे नहीं रोका। अभिमन्यु ने इस बार सिया को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अभिमन्यु के जाने के बाद सिया एकदम से शांत हो गई। वो धम से जमीन पर बैठी, जैसे उसके शरीर में अब जान तक नहीं बची। सिया की माँ ने उसे कोसते हुए कहा, अगर मेरे लाए रिश्ते को नकारा ना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। वहीं खड़ी अवनी ने अपनी बहन का साथ देते हुए कहा, माँ प्लीज अभी मत शुरू करो,
सिया तू अंदर जा। पर सिया जैसे चुपचाप अपनी टूटी हुई दुनिया को समेटने की कोशिश में थी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाकर खुद को बंद कर लिया। पर पीछे से सिया की माँ की एक शर्त सिया के कानों में गूंजी, या तो अपनी शादी बचा या फिर किसी और से शादी कर। मुझे अपने सर पर एक छोड़ी हुई बेटी का कलंक नहीं चाहिए। सिया के अंदर कई सवाल गूंज रहे थे, पर उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे अब अभिमन्यु को भूलना होगा या अभिमन्यु खुद सब कुछ भूलकर एक बार फिर से उसे गले लगाएगा। जहां पुष्कर के एक हिस्से में सिया की जिंदगी बिखर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ श्लोक अपनी गाड़ी होटल की तरफ मोड़ चुका था, पर उसका मन कहीं और था। वही लड़की, उसकी गर्म सांसें बार बार उसकी सोच में उतर रही थी। होटल का कमरा खोलते ही अचानक कोई लड़की उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और जोर से उससे लिपट गई। श्लोक चौंक गया। उसने झटके में खुद को उस लड़की से अलग किया और बोला, कौन हो तुम? फिर से मेरे रूम में आ गई? पर जैसे ही वो चेहरा सामने आया, उसके होश उड़ गए। वो वान्या थी। श्लोक की आंखों में हैरानी थी और वान्या की आंखों में सवाल। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन सी लड़की तुम्हारे कमरे में आ गई थी? वान्या ने तीखे स्वर में पूछा। उसके होठों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। श्लोक एक पल को चुप रहा, फिर अपना चेहरा घुमाते हुए बोला, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस वान्या। तुम सिर्फ अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और तुम यहाँ कैसे? और मेरे रूम में कैसे आई? वान्या के चेहरे पर बेचैनी तैर गई, लेकिन उसने अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो बस धीमे धीमे उसके पास आई और बोली, मेरा सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? श्लोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस तुम्हारे करीब होना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे बिस्तर पर ले आई, उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। धीरे से उसने श्लोक की शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां श्लोक की छाती पर सरकने लगी, जैसे किसी अधूरी कविता को महसूस कर रही हो। फिर उसने अपने होंठ श्लोक के होंठों पर रख दिए, बेहद नर्म से, बेहद चाहत से। वान्या की सांसें तेज होने लगी, लेकिन तभी श्लोक ने उसे एक झटके से खुद से दूर कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। तुम्हारा अपने रूम में जाना ठीक रहेगा। निकलो यहाँ से। वान्या श्लोक से अलग हुई और खुद में उलझी हुई सी बोली, कभी तो तुम्हारे इनकार को हमें बदलना होगा श्लोक। आखिर मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। अगली सुबह श्लोक अपनी एक मीटिंग में बैठा हुआ था। ये फैशन शो हमारी क्लोथिंग लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर श्लोक। उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट देंगे। क्वालिटी की बातों को सुनकर श्लोक ने जवाब में कहा, आप फिक्र मत कीजिए। पूरे जयपुर और पुष्कर में श्लोक और उसकी टीम से ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। मेरा एक सेमिनार भी है इसी वीकेंड पर। तब तक मेरी टीम आपके लॉन्च पर अपना पूरा ध्यान देगी। मीटिंग खत्म करके श्लोक अनुराग के साथ निकल गया। अनुराग ने श्लोक से कहा, मैंने सुना है कि वान्या तेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाई। तेरे पीछे भागी चली आई। यार एक बात बता, इस पागल औरत से शादी क्यों करनी है तुझे? श्लोक ने अनुराग की तरफ घूर कर देखा। फिर अनुराग ने कहा, हम दोनों जानते हैं श्लोक, तू वान्या से प्यार नहीं करता। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, प्यार से मेरा वैसे भी कुछ खास वास्ता नहीं है अनुराग। मैं बस उससे इसीलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुराग ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तेरी वान्या से शादी करने की कोई और वजह है जो तूने किसी को नहीं बताई है। श्लोक का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया था। अनुराग जानता था कि ऐसा कोई राज था जो श्लोक छुपा रहा था। पर क्या? अनुराग ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, साले तू प्यार से इतना भाग रहा है, देख ले किसी दिन प्यार के पीछे भागने के दिन ना आ जाए। श्लोक ने हंसते हुए कहा, आज तक अगर श्लोक किसी के पीछे भागा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शोहरत है मेरे भाई। प्यार व्यार से बहुत ऊपर उठ चुका है तेरा भाई। अब मैं चलता हूँ। श्लोक ने अपनी गाड़ी निकाली और वहां से चला गया। शायद अनुराग की कही बात सच होने वाली है, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि श्लोक जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो बहुत जल्द मिलने वाला था। दूसरी तरफ सिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने अपनी बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया था। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे टूटी हुई रूह खुद से लड़ रही हो। तभी पीछे से एक जानी अनजानी आवाज आई, सिया। सिया ने पलट कर देखा। उसकी बचपन की दोस्त प्रतीक्षा खड़ी थी। बिना कोई सवाल किए प्रतीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए बोली, बावरी है रे तू, ये हाल बना रखा है। बहुत हो गया, चल तू। कहाँ ले जा रही है मुझे? सिया ने रोते हुए पूछा। लेकिन प्रतीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ऑटो में बैठकर यहाँ से निकल गए। पुष्कर के सबसे रईस बिजनेसमैन के बेटे शिवम से मिलने डिस्को आया था। श्लोक कुछ बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहा था, लेकिन शिवम का ध्यान तो स्टेज पर थिरकती लड़कियों पर लगा हुआ था। उसकी आंखों से अयाशी साफ झलक रही थी। तभी डिस्को की रंगीन लाइट, धमकती बीट्स और भीड़ की चकाचौंध के बीच प्रतीक्षा ने जैसे ही सिया को भीतर खींचा, सिया ने उसे डांट दिया, पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रतीक्षा ने उसकी कलाई थामते हुए चिढ़ाते हुए कहा, अब पूरे दिन इस आदमी के लिए रोने से अच्छा है ना कि 2 घूंट पी ले, सब भूल जाएगी तू। टूटे हुए लोग यहीं आते हैं,
ये मैंने टीवी पे देखा है। सिया ने उसकी पकड़ झटक दी और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन प्रतीक्षा पीछे से चिल्लाई, जा अगर जाना है, मैं तो पैसे भर चुकी हूँ, अब तो मैं सब कुछ देख कर जाऊंगी। सिया भीड़ में से रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने लगी। पिंक कलर की हल्की सी कुर्ती में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहां मौजूद हर वेस्टर्न ड्रेस में सजी लड़की उसके सामने फीकी लग रही थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक बिगड़ैल लड़के ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। ये कोई और नहीं बल्कि शिवम था। रुको ना, बताओ ना क्या पियोगी, उसने शराब के नशे में डूबी आवाज में कहा। सबसे महंगी ड्रिंक पिलाऊंगा तुम्हें। सिया ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शिवम उसे जबरन बार काउंटर की ओर खींचने लगा। सिया का चेहरा डर से सख्त पड़ने लगा। वहीं एक कोने में श्लोक ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से में जल उठी। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि नाखून हथेलियों में धंस गए। जैसे ही उसने देखा कि सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, श्लोक ने अपना ग्लास फेंका और भीड़ को चीरता हुआ सीधे शिवम तक पहुंचा। छोड़ो उसे, श्लोक की गहरी आवाज में एक खतरनाक चेतावनी थी। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही श्लोक का मजबूत घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सिया हक्का बक्का से खड़ी रह गई। उसकी भीगी आंखों में आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि राहत से। श्लोक ने धीमे से उसके कंधे को थामा। उसकी उंगलियां सख्ती और नरमी के बीच झूलती रही। उसकी नजदीकियां अचानक बेहद खतरनाक हो गई। सिया का रुआसा चेहरा श्लोक के बेहद करीब था। उसकी भीगी पलकों के बीच से उसकी गहरी आंखें श्लोक को एक अजीब सी खिंचाव महसूस करवा रही थी। श्लोक के होंठ अनजाने में ही सिया के कान के बेहद पास आ गए। सांसों की घरमाहट एक दूसरे में घुसने लगी। ठीक हो? श्लोक ने धीमी आवाज में पूछा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, पर उसकी आवाज गुम थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थी। वो बस कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से प्रतीक्षा चिल्लाई, सिया क्या हुआ, चल जल्दी यहाँ से। श्लोक ने पलट कर देखा तो प्रतीक्षा उसे आवाज दे रही थी। सिया ने बिना कुछ कहे श्लोक की पकड़ से खुद को धीरे से छुड़ाया और यहाँ से जाने लगी। श्लोक बस उसे जाता देखता रहा। भीड़ के उस पार उसके मन में अब भी उसकी नर्म छुअन, उसकी भीगी आंखों की गूंज और उसकी धड़कनों की गर्मी बसी हुई थी। उधर शिवम श्लोक के पास आया और गुस्से से बोला, मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन श्लोक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में थी जहां से सिया गायब हो चुकी थी। सिया डिस्को से निकली तो बाहर इतनी तेज बारिश हुई जो शायद पुष्कर में पहली बार हुई थी। ऐसी बारिश जो शायद पुष्कर ने आज तक नहीं देखी थी। प्रतीक्षा के साथ वो बस में चढ़ी, तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरे कोने पर पड़ी। बारिश के बीच में भी उसे अभिमन्यु की गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें से एक लड़की उतरी। उसने अभिमन्यु को गले लगाया और अभिमन्यु ने अपनी बाहों में भर लिया उसे, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु कभी सिया को अपनी बाहों में भरता था। सिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभिमन्यु किसी और की बाहों में था और वो भी खुश। सिया ने इस बार अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया, जैसे इस बार सिया ये कह रही है कि अभिमन्यु और उसके रिश्ते ने इस बार सच में दम तोड़ दिया। कौन थी वो लड़की? क्या अभिमन्यु का रिश्ता सच में किसी और के साथ था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। डिस्को की चकाचौंध से बाहर आते ही श्लोक ने एक गहरी सांस खींची। ठंडी हवा में भी आज उसे वही जानी पहचानी खुशबू घुली हुई महसूस हो रही थी। वो खुद से बुदबुदाया, मुझे आज फिर उसी खुशबू का एहसास हुआ जो उस रात। श्लोक की आवाज़ जैसे खुद में ही गुम हो गई। थोड़ी देर यूं ही सड़क किनारे खड़े रहने के बाद वो अपनी कार तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला। धीरे से उसमें से एक पतली सी चेन में बंधा हुआ ब्रेसलेट बाहर निकाला। श्लोक ने उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए फुसफुसाया, क्या तुम भी यही थी? काश उस रात तुम्हारा चेहरा देख पाया होता। काश मैं होश में होता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा पछतावा था। उसने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जैसे उस रात की अधूरी यादों को फिर से जीना चाहता हो। कहाँ हो तुम? क्या हो रहा होगा तुम्हारे साथ? उसने बेहद धीमे से कहा। फिर एक बाहरी सांस छोड़ते हुए श्लोक ने ब्रेसलेट को दोबारा वॉलेट के सीक्रेट जेब में छुपा लिया, जैसे अपनी अधूरी मोहब्बत को एक बार फिर दिल के किसी कोने में बंद कर रहा हो। कार स्टार्ट हुई। टायर्स की चीखती हुई आवाज़ के साथ वो सड़क पर निकल पड़ा, सीधा उसी होटल की ओर जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे रहस्यमयी रात थमी हुई है। बस चंद मिनटों में श्लोक उस भव्य होटल के सामने जा पहुंचा। श्लोक सीधा रिसेप्शन डेस्क तक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। कड़कती हुई आवाज़ में उसने कहा, 17 तारीख को होटल का वो रूम मेरे अलावा और किसके नाम पर था? मुझे उस रात की CCTV फुटेज चाहिए, जल्दी। रिसेप्शनिस्ट घबराया। जल्दी से मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर पसीने पसीने हो रहा था। सर वो
सॉफ्टवेयर में आपका नाम अपडेट हो गया तो पुराना डेटा ओवरराइट हो गया। अब ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि वो रूम किसके नाम पर बुक किया गया था और वो फुटेज डिलीट कर दी गई थी, उसने कांपती आवाज में कहा। श्लोक ने फौरन उसकी कॉलर पकड़ी। क्यों? किसके कहने पर? मैनेजर की आंखें डर से फैल गईं। सर वो प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी होटल के खिलाफ, इसीलिए ऊपर से आदेश आया था। श्लोक का गुस्सा अब उसके काबू से बाहर था। उसने अपना हाथ उठाया और गुस्से में एक जोरदार मुक्का होटल की दीवार पर दे मारा। उसने अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं की थी। उसकी आंखों में अब बस एक आग थी। श्लोक ने मैनेजर की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखा और फिर यहाँ से बाहर निकल गया। अगली सुबह प्रतीक्षा को उसकी शॉप पर लोगों ने घेरा हुआ था। अरे मैडम जी, आपको पता है ये लाख की चूड़ियां लाखों में बिकती है और आप ठहरी बड़ी इन्फ्लुएंसर, आपको तो 1000 की 3-4 चूड़ी ले लेनी चाहिए। प्रतीक्षा ने अपने सामने बैठी इन्फ्लुएंसर से कहा। प्रतीक्षा की बातें सुनकर इन्फ्लुएंसर ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है दीदी, 2 जोड़ी दे दो। प्रतीक्षा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत चूड़ियां पैक कर और कैश सिया को दिखाते हुए कहा, हाँ ये देख, इसे कहते हैं पैसे की खुशबू। सिया ने प्रतीक्षा पर गुस्सा करते हुए कहा, वो सब छोड़, ये सुन, कल तूने भी देखा था ना, वो अभिमन्यु ही था ना, पता नहीं कौन सी लड़की थी उसके साथ। प्रतीक्षा सिया की बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग। जहाँ सिया अपने दिल से सोचती थी, वहीं प्रतीक्षा अपने दिमाग से। जहाँ सिया को लोगों की फिक्र थी, वहीं प्रतीक्षा को लोगों से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र थी। उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, उस बेवकूफ के चक्कर में मत पड़। छोरा इस जमाने का होके भी बात तो बाबा आदम के जमाने की करे है, और तुझे लगा था कि इससे चोखा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा पूरे पुष्कर में। सिया के चेहरे का रंग उतर गया। प्रतीक्षा चुप हो गई। वो जानती थी सिया अभिमन्यु के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुन सकती थी। प्रतीक्षा ने शांत होकर कहा, देख सिया, ये वो पुष्कर नहीं है जहाँ अभी भी मर्दों की चलती है। माना हमारे माँ बाप अभी भी उसी जमाने के हैं, पर उस छोरे के आगे भी एक दुनिया है। तू मुझे बता, तू कब से दुकान नहीं गई है? मेला आ रहा है, सबसे ज्यादा तेरी बिक्री तभी होती है। अब तू ऐसे उदास बैठी रहेगी तो घर कैसे चलेगा? सिया जानती थी कि प्रतीक्षा की बात सही थी। लोगों के तानों से जहां वो डर रही थी, वहीं उसे पता था कि कभी ना कभी उसे आगे कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। और प्रतीक्षा की बातों ने जैसे उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी थी। प्रतीक्षा ने चूड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत लगती है इस दुनिया में सबकी नहीं, खुद की सुनने में। अपनी सुन और आगे बढ़। सिया ने प्रतीक्षा के सफेद कपड़ों को देखा और मुस्कुराई। अपने पति को शादी के कुछ महीनों बाद ही खो दिया था प्रतीक्षा ने। ना मायके वालों ने उसे अपना माना, ना ही ससुराल वालों ने। जब सबने साथ छोड़ दिया तब प्रतीक्षा ने लाख की चूड़ियां बेचकर गुजारा करना शुरू किया। और सिया ये बहुत अच्छे से जानती थी कि प्रतीक्षा क्या कहना चाहती थी। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, तू कह रही है तो मैं आज दुकान जरूर जाऊंगी। प्रतीक्षा मुस्कुराई और बोली, ये हुई ना बात, चल जा अब, और कुछ जरूरत हो तो आ जाना। प्रतीक्षा ने सिया को गले लगाया, लेकिन अब सिया को डर था तो बस इस बात का कि वो अब इस दुनिया का सामना कैसे करेगी। सिया अपने इन्हीं सारे सवालों के साथ अपनी दुकान के सामने खड़ी थी। छोटी सी दुकान जो सालों पहले उसके पापा ने खोली थी, जहाँ पुष्कर में सालों पहले कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था। उसके कानों में अभी भी जैसे उसके पापा की आवाज गूंजती थी। कैसे बचपन में जब भी वो उदास होती थी, उसके पापा उसे कठपुतलियों का खेल दिखाते, कहानियां सुनाते। कठपुतलियों का खेल तो उसके पिता के मरते ही खत्म हो गया था, पर अब वो दुकान सिया के भरोसे थी, जहाँ वो गुड़ियों के कपड़े और खिलौने बेचती थी। सिया ने अपनी दुकान खोली ही थी कि कुछ ही देर में लोग आने लगे, पर शायद आज सबको खिलौने से ज्यादा सिया में दिलचस्पी थी। सिया अपने स्टोर के सामने खड़ी थी, वही स्टोर जिसे उसके पिता ने कठपुतलियों के शो के वक्त शुरू किया था। बचपन में जब भी वो उदास होती, उसके पापा उसे कठपुतलियों का खेल दिखाते। अब वो स्टोर ही अकेली सिया की उम्मीद था। जैसे ही सिया ने स्टोर खोला, थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो गई, मगर सबकी दिलचस्पी उसके खिलौनों में कम और उसकी जिंदगी में ज्यादा थी। अरे सिया, शादी के दूसरे दिन दुकान? अभिमन्यु तो अमीर है, तुझे काम करने की क्या जरूरत? सिया बस हल्की सी मुस्कान में सब कुछ झेलती रही। तभी उसकी माँ सरला अपनी सहेलियों के साथ आ पहुंची। सबकी आंखों में सवाल थे। एक सहेली ने ताना मारा, कल किसी ने अभिमन्यु को किसी और लड़की के साथ देखा था, सब ठीक तो है ना बेटा? दूसरे ने जोड़ा, शादी के जोड़े में वापस माँ के घर आ गई थी तू, कहीं उसने छोड़ तो नहीं दिया? ये सुनकर सिया का दिल कांप गया। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं काकी, आप गलत समझ रही हैं, लेकिन अगर आपको मेरी जिंदगी में इतनी ही दिलचस्पी है तो क्यों ना आप सबकी बेटियों के बारे में भी बात कर ले। आपकी बेटी सुगंधा का तो रिश्ता टूट गया था ना, फिर क्या आप उसके बॉयफ्रेंड से शादी करवाने के लिए मान गई? और पुष्पा आंटी, आपकी बेटी नीलिमा, उसने तो दूसरी जात में भागकर शादी कर ली थी ना। सिया ने जैसे ही अपनी बात कहनी शुरू की,
उसके सामने सन्नाटा पसर गया। सारी औरतें पलक झपकते ही वहां से गायब हो चुकी थी। सिया अभी सामान सेट कर ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से आवाज आई, बस यही सामान है आपके पास? इवेंट सजाना है, कोई मेला नहीं लगाना। भूरी आंखें, गोरा रंग, लहराते भूरे बाल, वो थी वान्या। उसने ऐंठते हुए चारों ओर नजर घुमाई, फिर दुकान के कोने में सजी हुई रंग बिरंगी कठपुतलियों को देखकर होंठ सिकोड़ते हुए बोली, ये सब कितना डाउन मार्केट है, कितनी चमकदार लेसेस लगाई हुई है। सिया विनम्र होकर बोली, ये सब हाथ से बना है मैम, लोकल क्राफ्ट है। वान्या हंस पड़ी, हाथ से बना है तो क्या हुआ, ये सब तो लो स्टैंडर्ड है। पता नहीं किस बेवकूफ ने इस दुकान को बेस्ट शॉप बताया है। उसने अपना पर्स खोला और 2 गुना पैसे निकालकर काउंटर पर रख दिए। ले लो 10,000 रुपए, ये रखो, लेकिन ध्यान, मुझे क्लासी और सबसे महंगी चीजें चाहिए। सिया के चेहरे पर कुछ पलों तक सन्नाटा छा गया, फिर उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। उसने पैसे वापस वान्या की तरफ बढ़ा दिए और ठोस आवाज में बोली, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए मैम, हम मेहनत का पैसा खाते हैं, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं और से ले लीजिए, हमारे पास हमारी कला है और हमें उस पर नाज है। दुकान में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। वान्या थोड़ी सकपकाई, फिर मुस्कुराई, पर इस बार उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, चालाकी थी। ओह, इतना एटीट्यूड। फिर उसने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे सिया की ओर बढ़ा दिया। ये लो मेरा कार्ड, और अगर कभी लगता है कि तुम अपनी इस कला से कुछ बड़ा कर सकती हो तो इस एड्रेस पर आ जाना, शायद काम आ जाओ। सिया ने कार्ड लिया और उसका चेहरा भावहीन रहा। जैसे ही वान्या बाहर निकली, उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वो बुदबुदाई, अब देखती हूँ मिस घमंडी, तुम्हारी असल औकात क्या है। सिया ने कार्ड थाम लिया, जैसे पहली बार किसी ने उस पर भरोसा दिखाया हो। दुकान में पूरे दिन भीड़ आती जाती रही, पर सिया के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्या उसे उस एड्रेस पर जाना चाहिए। जहां सिया अपने उलझनों में उलझी हुई थी, वहीं श्लोक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जब उसका फोन बजा, श्लोक ने अपना फोन देखा तो फोन की स्क्रीन पर लिखा था शालिनी जी। श्लोक ने एक गहरी सांस ली और कहा, किस लिए कॉल किया है आपने मुझे? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा, पापा याद कर रहे थे तुझे, कब आएगा घर? ना मैं आपका बेटा हूं, ना ही एक खूनी का। पैसे की जरूरत है आपको? शालिनी ने कहा। हर बार पैसों के लिए तुम्हें कॉल नहीं करते बेटा, कितने वक्त से कॉल कर रहे हैं परम तुम्हें उनसे बात नहीं करनी? श्लोक ने गुस्से में जवाब दिया, आप सिर्फ उनकी पत्नी है, मेरी माँ नहीं, इसीलिए मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिए। इससे पहले शालिनी कोई जवाब देती, श्लोक ने तुरंत फोन रखा और अचानक से कमरे की लाइट आने जाने लगी। श्लोक ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और दांत पीसते हुए कहा, क्या सियाप्पा है, न जाने कौन से गांव में आ गया हूं। तभी श्लोक का एक और बार फोन बजा। ये कॉल वान्या का था। वान्या का फोन देखकर श्लोक थोड़ा शांत हुआ। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ वान्या। वान्या ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, श्लोक, तुम तैयार हो ना? श्लोक ने घड़ी की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वो भूल चुका था कि आज उसकी और वान्या की डेट थी। वान्या ने कहा, मैं ऑफिस की तरफ ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। श्लोक कुछ कह पाता, इससे पहले ही वान्या ने कॉल कट कर दिया। फोन काटते ही श्लोक ने गुस्से में अपना सिर थाम लिया। उसकी सांसें भारी थी, आंखों में झुंझलाहट। तभी एक अजीब सी मीठी सी आवाज ने उसकी बेचैनी को तोड़ दिया। हेलो, कोई है? श्लोक चौंक गया। घड़ी देखी, शाम के 6 बजे थे। पूरा ऑफिस सुनसान था। उसने गंभीर आवाज में पूछा, कौन है वहां? अपना कोट ठीक करते हुए वो बाहर आया, जहां उसे एक लाल साड़ी में लिपटी एक लड़की मिली। उसका चेहरा धुंधले रोशनी में आधा छुपा था, पर उसकी काया इतनी अट्रैक्टिव थी कि श्लोक एक पल को सब कुछ भूल गया। इस वक्त यहाँ कौन आया है? श्लोक की आवाज में अब गुस्सा कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। और बिना पूछे मेरे कैबिन में कैसे? लड़की चुप रही, बस अपनी नर्म उंगलियों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती रही, जैसे हवा में कोई धीमा संगीत बज रहा हो। श्लोक ने दबे स्वर में फिर पूछा, कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? इस बार लड़की ने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वान्या मैम ने ये काट दिया था। श्लोक के कदम वहीं थम गए। लड़की अभी पीठ किए खड़ी थी। उसकी खुली पीठ पर साड़ी का लाल रेशमी कपड़ा बस सरकने को था। श्लोक के गले से एक छोटा सा गुस्सा और उत्तेजना से भरा शब्द निकला, वान्या नहीं है, निकलो यहाँ से। लड़की ने धीरे से पलटते हुए कहा, उन्होंने कहा था सेमिनार के बारे में बात करनी है, अगर एक बार उनसे बात करवा देते तो। श्लोक ने आंखें मसलते हुए कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। लेकिन तभी बिजली चली गई। अंधेरा कमरे पर हावी हो गया और उसी पल लड़की ने अचानक श्लोक का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां नर्म थी, गर्म थी और उसकी छुअन जैसे श्लोक के भीतर किसी भूले बिसरे जज्बात को फिर से जगा रही थी। श्लोक की धड़कनें बेकाबू हो उठी, जैसे उसके सीने में एक अजीब सी आग लग गई हो। उसकी सांसें भारी होने लगी।
लड़की की खुशबू, भीगी सी मिट्टी और चंदन की महक श्लोक के इर्द गिर्द भर गई। श्लोक ने कसकर उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और उसी वक्त बिजली आ गई। श्लोक की नजरें जैसे ही सिया पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। सिया भी उसे देखकर हैरान रह गई और फिर धीरे से अपने लब हिलाते हुए बोली, अब तो वही है, कल रात के लिए थैंक्स। इससे पहले कि श्लोक कोई जवाब दे पाता, उसके कानों में आवाज पड़ी, श्लोक। श्लोक जैसे नींद से जागा। ये आवाज वान्या की थी। क्या सिया की मौजूदगी श्लोक को यह एहसास दिला पाएगी कि वो वही लड़की है जिसे श्लोक ढूंढ रहा था? क्या होगा जब वान्या श्लोक को सिया के साथ देखेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वो लड़की श्लोक का हाथ थामे खड़ी थी और श्लोक उसकी छुअन में खोसा गया था। हाथ थामे खड़ी थी और श्लोक उसकी छुअन में खोसा गया था। तभी अचानक से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और अनुराग श्लोक को एक अनजान लड़की के साथ हाथ थामे खड़ा देखकर हैरान रह गया। दरअसल अनुराग श्लोक की कंपनी में चेयरपर्सन के रोल पर था और साथ ही श्लोक उसे अपने भाई का दर्जा देता था और अनुराग वान्या के स्वभाव से पूरी तरह से वाकिफ था। अनुराग की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। श्लोक, जिसके दिमाग में कई सवाल थे, उसे जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी मंगेतर ने अगर उसे किसी और लड़की के साथ देखा तो वो उसे क्या कहेगा। पर अनुराग को इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि वान्या उस लड़की को ना देखे। उसने अपनी घबराती हुई आवाज में कहा, श्लोक, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं है वान्या इस बात पर पतंगड़ बना सकती है। श्लोक ने कुछ नहीं कहा, पर अनुराग, उसके दिमाग में ये बात छप चुकी थी कि वान्या के आने से पहले उसे सब ठीक करना है। अनुराग ने तुरंत सिया को एक वार्डरोब में बंद किया और श्लोक से कहा, जब तक वो नहीं आती है तब तक उसे निकाल नहीं सकते। अंदर से चीखती हुई सिया की आवाज सुनकर अनुराग ने एक बार दरवाजा खोला और कहा, देखिए, बस 2 मिनट चुप रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा देर बंद नहीं रखूंगा। पर इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, अचानक से वान्या के कदमों की आवाज तेज हो गई। अनुराग ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वान्या अंदर आई, उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, श्लोक। श्लोक और अनुराग तुरंत पीछे मुड़े। अनुराग के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। उसने श्लोक से कहा, मैं चलता हूँ। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अनुराग, ऐसे जाने की क्या जरूरत है? लेकिन अनुराग इतना कहकर वहां से चला गया। वान्या को ये बात अजीब तो लगी, पर उसने श्लोक की बाहों में बाहें डालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम डेट पर क्यों नहीं आए? श्लोक ने गहरी सांस भरते हुए गुस्से से वान्या को देखकर कहा, तुमने किसी को मेरे ऑफिस का कार्ड दिया था? वान्या ने कहा, नहीं श्लोक, मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने की खबर पता चले। श्लोक ने वान्या को घूर कर देखा तो जैसे वान्या भी कांप गई। उसने अपना पर्स चेक किया तो वान्या को एक एहसास हुआ। उसने दबी हुई आवाज में श्लोक से कहा, श्लोक, वो शायद मैंने गलती से मेरे कार्ड की जगह तुम्हारा कार्ड दे दिया। श्लोक ने गुस्से से वान्या को देखा और कहा, आगे से मेरा कार्ड किसी को भी देने की हिम्मत मत करना। श्लोक अपने कैबिन की तरफ मुड़ा तो पीछे वान्या ने कहा, तो अब क्या तुम इस वजह से मेरे साथ नहीं चलोगे? श्लोक वान्या की तरफ मुड़ा और बोला, देखो वान्या, मैं आज फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये प्यार व्यार समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इमोशन नहीं समझ आते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस शादी से पीछे हट जाओ। वान्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उसने कहा, श्लोक, ज्यादा कुछ तो तुमसे मैं वैसे भी नहीं मांग रही, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। श्लोक ने वान्या का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, वान्या घर जाओ, मैं आ जाऊंगा, प्लीज घर जाकर बात करते हैं, ठीक है? श्लोक के कहने पर वान्या वहां से चली तो गई, पर वान्या के जाते ही श्लोक को याद आया कि एक अनजान लड़की अभी भी उसकी अलमारी में बंद है। शिट! श्लोक ने वान्या के जाते ही उस लड़की को बाहर निकाला। अलमारी का दरवाजा खोलते ही श्लोक हैरान हो गया। वो लड़की जमीन पर निढाल गिरी हुई थी। श्लोक हैरानी से बोला, इससे क्या हो गया? तभी श्लोक को पीछे से एक और लड़की की आवाज सुनाई दी, पर यह आवाज किसी और की थी। वो आवाज तेजी से श्लोक के ऑफिस में गूंजी, सिया। श्लोक ये नहीं जानता था कि ये सिया कौन है, पर जैसे ही प्रतीक्षा ने सिया को बेहोश देखा, वो श्लोक पर बरस पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या? उसे अलमारी के अंदर क्यों बंद किया? रे छोरे, थारे में समझ कौन? इतने में अनुराग अंदर आया और बोला, सोच समझ के बात करो, जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? प्रतीक्षा बोली, मेरी दोस्त को बंद जगहों में घुटन होती है, वो मर सकती है, और तुम चाहते हो कि मुझे इस आदमी के बारे में पता होना चाहिए? अनुराग के ये सुनते ही जैसे हाथ पैर कांप उठे। उसने तुरंत सिया के चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़की। यही श्लोक ने अपने डॉक्टर को कॉल भी कर लिया था। यही प्रतीक्षा परेशान होते हुए अनुराग को डांटते हुए बोली, न जाने कौन से मनहूस घड़ी में मेरे दोस्त ने तुम लोगों पर भरोसा कर लिया था। अरे जाहिलो, तुम लोगों में कोई शर्म है या नहीं? अनुराग ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे मैडम, आप गुस्सा किस बात का दिखा रही हैं? देखिए, आपकी दोस्त को कुछ नहीं होगा। प्रतीक्षा गुस्से में अनुराग की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अगर मेरी दोस्त को कुछ हुआ तो। इतनी ही देर में सारे हॉर्न बजने लगते हैं। अभी इतनी ही देर में प्रतीक्षा की नजर नीचे की तरफ गई। वो दोबारा चीखी, कहाँ गई सिया, कहाँ गई? अनुराग ने अपने कमरे की तरफ श्लोक को जब बुलाया तो श्लोक पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी गोद में इस बार सिया भी थी। इससे पहले प्रतीक्षा कुछ कह पाती, श्लोक ने कहा,
डॉक्टर थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक ये मेरे कैबिन में रहेगी। कुछ भी हो जाए डॉक्टर के अलावा कोई अंदर नहीं आना चाहिए। श्लोक ने इतना कहा और वहां से चला गया। प्रतीक्षा बस उसे हैरानी से देखती रही। यही इन सबसे दूर कैबिन के अंदर श्लोक सिया को लेकर तो चला गया था, पर उसे अभी भी चिंता थी कि कहीं सिया मर तो नहीं गई। श्लोक उसके करीब गया तो श्लोक को प्रतीक्षा की सांसें महसूस हुई। श्लोक ने कहा, जिंदा तो है, पर एक सेकेंड, ये परफ्यूम की स्मेल फिर से कहाँ? श्लोक ने हैरानी से सिया की तरफ देखा और कहा, कहीं इस लड़की ने तो ये परफ्यूम। श्लोक उस परफ्यूम की वजह से सिया के पास गया, पर जैसे ही सिया ने आंखें खोली, अपने ठीक ऊपर एक आदमी को देखकर वो जैसे बौखला गई। वो चीखी, ये क्या कर रहे हो, दूर रहो। श्लोक ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और उसे चुप कराते हुए कहा, पहले खुद मेरे ऑफिस में आई और अब खुद चिल्ला रही हो। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सिया ने जोर से श्लोक का हाथ हटाते हुए कहा, तुम कौन हो और ऐसे मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया? मेरा फायदा उठाना चाहते हो तुम? श्लोक ने हैरानी भरी आवाज में कहा, एक मिनट, मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? एक तो मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में आई, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होते होते रह गया। सिया ने कहा, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना था तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों अलमारी में बंद किया? तभी जैसे श्लोक को एक बात याद आई, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। श्लोक तुरंत भागता हुआ बाहर गया और कमरे के अंदर प्रतीक्षा और अनुराग आए। सिया को उठा हुआ देखकर प्रतीक्षा ने पूछा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है, मुझे लगा दोनों की वजह से कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ। इतनी देर में पीछे से एक चीखती हुई आवाज आई। नहीं, ये आवाज श्लोक की थी। सिया और प्रतीक्षा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, इससे क्या हुआ? दोनों भागते हुए बाहर गए तो देखकर हैरान रह गए। अलमारी में एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर गाउन था। अनुराग के होंठ जैसे डर से कांपने लगे थे। उसने कहा, ओह नो, ये तो। श्लोक सिया की तरफ मुड़कर घूरकर उसे देखते हुए बोला, यू रुइन्ड माय मास्टरपीस, दिस ड्रेस। श्लोक ने सिया को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है इस ड्रेस की कीमत क्या है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में? सिया ने गुस्से में कहा, सुबह जरा संभाल के बात करिए, मैंने कहा था आपसे मुझे अलमारी में बंद करने के लिए। श्लोक ने गुस्से से अनुराग की तरफ देखा और फिर सिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा गाउन था? कीमत भी पता है इसकी? सिया ने उस कपड़े को घूरकर देखा और कहा, ऐसे 4 कपड़े मैं अपने सपने में बना लूं, इसके लिए बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। श्लोक ने गुस्से में सिया से कहा, सेमिनार में आना था ना तुम्हें, इस ड्रेस को ठीक करो, और अगर ठीक नहीं कर पाई तो आना मत उस सेमिनार में। सिया ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, पागल हो क्या? एक तो तुम्हारी वजह से मैं मरती मरती बची, और तुम होते कौन हो मुझसे ये बदतमीजी करने वाले? श्लोक सिया के एकदम पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने हाथों में रखे कार्ड में ऑफिस का ड्रेस जब देख लिया तो तुमने मेरा नाम नहीं पढ़ा? सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि ठीक उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिससे वो मिलने आई थी, श्लोक। लेकिन दूसरा झटका तो उसे तब लगा जब श्लोक ने कहा, एंट्री चाहिए ना तुम्हें मेरे सेमिनार में? इस ड्रेस को ठीक करो, फिर देखते हैं। श्लोक ने सिया के हाथ में वो ड्रेस थमाई और उसे बाहर निकलने को कहा। अपने हाथों में सफेद ड्रेस लेकर सिया बस एक ही बात सोचती रही कि आखिर वो श्लोक की ये ड्रेस कैसे ठीक करेगी। घर वापस आने पर सरला के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसने सिया के हाथों में ड्रेस देखी तो पूछा, ये सब क्या लेकर आई है? सिया ने कहा, मुझे ये ड्रेस ठीक से बनानी है, फैशन डिजाइनर का सेमिनार है तो उससे पहले ये ठीक करनी होगी। सरला ने हंसते हुए कहा, रा तू पागल हो गई है? घर में पैसों की इतनी कमी है और तुझे पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं सोचता? सिया ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ ऐसा नहीं है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे, मैं अभी एडमिशन नहीं ले रही माँ, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। सिया की बात सुनकर सरला ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, उस शहरी लड़की की भाषा बोलना बंद कर छोरी, अगर कुछ ठीक करना है तो अपनी शादी ठीक कर, सपने देखना है तो उस अभिमन्यु के साथ देख और जा यहाँ से। सरला वहां से गुस्से में चली गई और सिया ये समझ गई थी कि घर में वो ड्रेस नहीं बना सकती, तो आखिर वो अब कहाँ ये ड्रेस बनाए। अपने कमरे में जाने के बाद सिया ने अपना फोन निकाला। उसके दिमाग में ये चल ही रहा था कि आखिर वो कुछ ठीक करे तो करे कैसे ये ड्रेस। और आज जो कुछ भी हुआ वो सिया को जैसे खाने लगी थी। अपने फोन में गुम सिया का ध्यान अपने सोशल मीडिया पर गया। अभिमन्यु ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था जो देखकर सिया को यकीन नहीं हुआ। एक लड़की की फोटो थी पर उसमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फोटो देखकर सिया को ऐसा लग रहा था मानो अभिमन्यु सरेआम उसे जलील कर रहा हो। उसने अपना फोन बंद किया और कहा, बस बहुत हो गया, बहुत जीली मैंने ये जिंदगी अभिमन्यु और सबके हिसाब से। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। क्या ठीक कर पाएगी सिया श्लोक का मास्टरपीस? क्या बचा पाएगी सिया खुद की लाज? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।